से किस पुरातात्विक स्थल से मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए थे? नर्मदा नहीं, हथनौरा है ना। लिखेगा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के अवशेष प्राप्त हुए थे? नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के अवशेष प्राप्त हुए थे, है ना। मध्य प्रदेश में कहाँ से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हथनौरा से, है ना। हथनौरा जो है कहाँ स्थित है? हथनौरा है सीहोर में, है ना। अगला पॉइंट लिखेगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बताए कि मध्य प्रदेश में कहाँ से विलुप्त हाथी और क्या बोलते हैं नर्मदा मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे? हथनौरा से प्राप्त हुए थे। हथनौरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? सीहोर में स्थित है ना। ये दोनों पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट ये आएगा ये कि हथनौरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? सीहोर में। दूसरा पॉइंट पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थल से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के अवशेष प्राप्त हुए थे? हथनौरा से, है ना। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट उसी के आगे लिखेगा, मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? हाँ, मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? है ना। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? 2, है ना। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? 2। भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? 2 महाजनपद स्थित हैं। ये 2 महाजनपद कौन कौन से हैं? अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? 2। भारत में कितने महाजनपद स्थित हैं? 16, है ना। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 2 महाजनपद हैं, है ना। मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन कौन से हैं? अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, है ना। इसमें अगला क्वेश्चन लिखेगा, अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन से हैं? मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद है? 2 महाजनपद, है ना। ये 2 महाजनपद कौन से हैं? अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, है ना। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। इसमें अगला क्वेश्चन आएगा कि महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों से मिलता है? महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों से मिलता है? हाँ, 2 ग्रंथों से मिलता है। हाँ, तो महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, है ना। अगला पॉइंट लिखेगा, महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों से मिलता है? है ना। महाजनपद से क्वेश्चन पूछते हैं एमपीपीएससी में, है ना। सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कितने महाजनपद थे? 16, है ना। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 2। मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन कौन से थे? अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। इसमें अगला क्वेश्चन पूछेगा कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसका आंसर लिखिए, बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, है ना। यानी कि अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है ना। अगंतुर निकाय किन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है? 16 महाजनपदों की जानकारी अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र से। अगंतुर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछेगा कि चेदी महाजनपद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में तो है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे?
बुंदेलखंड के पूर्वी भाग। देखिए अगला पॉइंट, चेदी महाजनपद कहाँ स्थित है? महाजनपदों से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो लिखिएगा चेदी महाजनपद कहाँ स्थित है। इसका आंसर लिखिए बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में। बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित है चेदी महाजनपद, है ना। चेदी महाजनपद कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में। अगला पॉइंट लिखिएगा, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? दो राजधानी थी चेदी महाजनपद की, एक तो महाभारत के अनुसार और दूसरा जातक कथाओं के अनुसार। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है ना। तो लिखिएगा अगला पॉइंट कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। इसका आंसर लिखिएगा महाभारत के अनुसार सुक्तिमती। महाभारत के अनुसार सुक्तिमती तथा जातक कथाओं के अनुसार सोथिवती, है ना। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? महाभारत के अनुसार सुक्तिमती और जातक कथाओं के अनुसार सोथिवती। है ना, याद हो गया ना, है ना। यानी कि मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थे, चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद। चेदी महाजनपद कहाँ स्थित था? बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में। महाभारत के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिवती। और जातक कथाओं के अनुसार चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सोथिवती, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में ज़्यादातर कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं अवंती के बारे में। दूसरा महाजनपद कौन सा था मध्य प्रदेश का? अवंती महाजनपद, है ना। अवंती महाजनपद जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, है ना। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इसमें अगला पॉइंट लिखेगा उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? जो अवंती महाजनपद था मध्य प्रदेश का वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अगला पॉइंट लिखिए उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, है ना। और इन दोनों के मध्य यानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? वेत्रावती। वेत्रावती यानी कि बेतवा, है ना। अगला पॉइंट लिखेगा, इसमें अगला पॉइंट लिखेगा उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? हाँ, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या बताए? उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती, है ना। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वेत्रावती, है ना। कोष्टक में लिखेगा बेतवा नदी। वेत्रावती। तो ये अवंती के बारे में भी ध्यान रखिएगा। जो अवंती महाजनपद था अपने मध्य प्रदेश का वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और दोनों जो भाग थे उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, इनके मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? वेत्रावती नदी। वेत्रावती नदी यानी कि बेतवा। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? वेत्रावती।
है ना। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कुमरा गांव रायसेन, है ना। हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, है ना। ये चाहो तो ये भी लिख लो कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कुमरा गांव रायसेन विंध्याचल पहाड़ी से हुआ है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कौन से थे। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कौन से थे, कुरघर तथा सुदर्शनपुर। कुरघर तथा सुदर्शनपुर। दोनों मिला करके, है ना। कुरघर तथा सुदर्शनपुर। पेपर में क्या पूछेगा कि अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कौन से थे। अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कौन से थे, कुरघर तथा सुदर्शनपुर। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अवंती के राजा कौन थे। अवंती के राजा कौन थे, चंड प्रद्योत। ये एमपीपीएससी 2019 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। एमपीपीएससी 2019 के प्री में पूछा था ये कि अवंती के राजा कौन थे। अवंती के राजा कौन थे, चंड प्रद्योत, है ना, चंड प्रद्योत। तो अभी महाजनपदों के बारे में बताएं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद, है ना। अब इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 2 महाजनपद थे। महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र। अगंतुर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। ये 2020 की पीएससी में पूछा हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन कौन से थे, चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद। चेदी महाजनपद कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। और जातक कथाओं के अनुसार इसकी राजधानी क्या थी, सोथिवती। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है ना। जो अवंती है मध्य प्रदेश का महाजनपद, वो कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में बटा हुआ था, है ना। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच में कौन सी नदी बहती थी, वेत्रावती, है ना। वेत्रावती किस नदी का पुराना नाम है, बेतवा का, है ना। बेतवा को पहले वेत्रावती के नाम से जानते थे। बेतवा नदी कहाँ से निकली है मध्य प्रदेश में, कुमरा गांव रायसेन से, है ना, यानी विंध्याचल पहाड़ी से निकली है ये, है ना। अवंती के 2 प्रसिद्ध नगर कौन कौन से हैं, हाँ, कुरघर तथा सुदर्शनपुर। अवंती के राजा कौन थे, चंड प्रद्योत, है ना। अभी महाजनपदों के बारे में बताया। अगला पॉइंट बताते हैं सांची के स्तूप के बारे में, है ना। इसमें अगला पॉइंट लिखेगा सांची के स्तूप में कि ये कौन सा काल का है, ये सांची का स्तूप मौर्य काल का, है ना। सांची का स्तूप किस काल का है, मौर्य काल का। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, मौर्य कालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। सांची के स्तूप का निर्माण, मौर्य कालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। किसने बनवाया ये सांची का स्तूप, सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया है, सम्राट अशोक ने। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि सांची का स्तूप किस काल का है, मौर्य काल का। सांची का स्तूप किसने बनवाया है, सम्राट अशोक ने बनवाया है ना। अगला पॉइंट लिखेगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला पॉइंट लिखेगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन। नोट कर लिए।
है ना। अभी सांची के स्तूप में क्या बताया कि सांची का स्तूप किस काल का है, मौर्य काल का। सांची का स्तूप किसने बनवाया है, सम्राट अशोक ने बनवाया है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें एग्जाम में कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। सांची के स्तूप की खोज की थी 1818 ईस्वी में, है ना। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने, है ना। अगला पॉइंट लिखेगा सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, सांची के स्तूप की खोज की थी 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने, है ना। डेंजर फील्ड, बाघ की गुफाओं, जनरल टेलर ने, है ना। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, जनरल 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने, है ना। इसमें अशोक से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है। हाँ, वैश्या टेकरी, ये भी लिख लीजिए क्वेश्चन कि वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है। हाँ, है ना। वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है, वैश्या टेकरी स्थित है उज्जैन में, है ना। वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है, उज्जैन में। तो सांची के स्तूप के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखिएगा मेन कि सांची का स्तूप किस काल का है, मौर्य काल का है ना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने करवाया है ना। सांची के स्तूप कहाँ पे है, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और सांची का स्तूप जो है इसकी खोज किसने की थी, 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने, है ना। वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है, उज्जैन में। अगला पॉइंट लिखेगा और भी जो मुख्य मौर्यकालीन स्तूप है वही बता दे रहा है ना। 4 मौर्यकालीन स्तूप के बारे में पूछता है मुख्यतः पेपर में। इसमें अगला लिखेगा पन बुरड़िया स्तूप। पन बुरड़िया स्तूप कहाँ स्थित है, पन बुरड़िया स्तूप कहाँ स्थित है, सीहोर में। पन बुरड़िया स्तूप कहाँ स्थित है, सीहोर में, है ना। पन बुरड़िया स्तूप कहाँ स्थित है, सीहोर में। अगला पॉइंट लिखिएगा देउर कुठार स्तूप। देउर कुठार स्तूप है रीवा में, देउर कुठार। पन बुरड़िया स्तूप सीहोर में है, देउर कुठार स्तूप रीवा में है ना। पन बुरड़िया स्तूप कहाँ पे है, सीहोर में। देउर कुठार स्तूप कहाँ पे है, रीवा में। अगला लिखिएगा कसरावाद स्तूप। कसरावाद स्तूप, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। कसरावाद स्तूप कहाँ पे है, खरगोन। कसरावाद वैसे भी खरगोन में ही है ना। खरगोन के एक शहर का नाम है कसरावाद, अभी भी है। तो कसरावाद स्तूप कहाँ पे है, खरगोन में। एक और इम्पोर्टेंट लिखिएगा टू मैन स्तूप। टू मैन स्तूप है गुना। टू मैन स्तूप कहाँ पे है, गुना में। भरभूत का स्तूप ये सतना, हाँ, सतना के नगौद में है भरभूत का स्तूप। हाँ, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुना। टू मैन स्तूप कहाँ पे है, गुना, है ना। तो अभी क्या बताया, सांची के स्तूप के बारे में बताया अभी कि सांची का स्तूप किस काल का है, मौर्य काल का है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे है, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज की थी 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी, है ना। पन बुरड़िया स्तूप कहाँ पे है, सीहोर में है ना। कसराबाद स्तूप खरगोन में है। देउर कुठार स्तूप रीवा में है। और टूमैन स्तूप ध्यान रखिएगा, टूमैन स्तूप कहाँ पे है, गुना। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बताइए, वैश्या टेकरी कहाँ स्थित है।
उज्जैन में, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत के राज्यपाल थे? अवंती के, है ना। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत के राज्यपाल थे? कहाँ के राज्यपाल थे? राजा बनने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के, है ना। राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत के राज्यपाल थे? अवंती के। है ना, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत के राज्यपाल थे? अवंती के, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जबलपुर के रूपनाथ, है ना, मझौली के पास जबलपुर में, लिखिएगा जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख, दतिया के गुर्जरा, गुर्जरा, जबलपुर के रूपनाथ तथा दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित है? सम्राट अशोक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। इसमें 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। पहला पूछ लेगा कि रूपनाथ शिलालेख कहाँ स्थित है? रूपनाथ शिलालेख कहाँ स्थित है? जबलपुर में। गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है? दतिया में, है ना। रूपनाथ शिलालेख है जबलपुर में, दतिया में कौन सा है? अपना गुर्जरा शिलालेख है। और ये दोनों शिलालेख का संबंध किस राजा से है? सम्राट अशोक से, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। सम्राट अशोक के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो गई, है ना। अगला पॉइंट बताइएगा, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, है ना। लिखिएगा अगला पॉइंट, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? इसका आंसर क्या है? भागभद्र। भागभद्र शुंग वंश के शासक थे ये। और भारत में कहाँ आए थे ये हेलियोडोरस? विदिशा, है ना। और वहाँ पे भागवत धर्म ग्रहण किया था इन्होंने। फिर वहीं पे इन्होंने विदिशा के पास बेसनगर का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, है ना, जिसे वर्तमान में खम्बा बाबा या खाम बाबा के नाम से जानते हैं, है ना। तो लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के शासक के शासनकाल में भारत आए थे? भागभद्र, है ना, भागभद्र, है ना। यानी कि हेलियोडोरस कहाँ से आए थे? यूनान से, है ना, ग्रीक से, वही, है ना। यूनान को ही ग्रीक कहा जाता है। हेलियोडोरस कहाँ से आए थे? हेलियोडोरस कौन थे? यूनानी राजदूत थे। हेलियोडोरस कौन थे? यूनानी राजदूत थे। हेलियोडोरस किसके समय में भारत आए थे? भागभद्र के समय में आए थे। भारत में कहाँ आए थे हेलियोडोरस? विदिशा, मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में। वहाँ उन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया था और वहाँ पे ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे वर्तमान में खम्बा बाबा या खाम बाबा के नाम से जानते हैं, है ना। लिखेगा इसमें क्वेश्चन, इसी के आगे लिखेगा। सबसे पहले क्या बताया कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आए थे? भागभद्र के शासनकाल में भारत आए थे। अगला पॉइंट लिखेगा कि हेलियोडोरस भारत में कहाँ आए थे? भारत में कहाँ आए थे हेलियोडोरस? विदिशा, है ना। हेलियोडोरस भारत में कहाँ आए थे? विदिशा में आए थे।
है ना। अगला क्वेश्चन पूछेगा हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? भागवत धर्म। हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? भागवत धर्म। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि विदिशा के समीप बेस नगर में, विदिशा के समीप बेस नगर में गरुण स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने। देखिए अगला पॉइंट, विदिशा के समीप बेस नगर में, विदिशा के समीप बेस नगर में गरुण स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? है ना। गरुड़ स्तंभ कहाँ है? विदिशा के समीप बेस नगर में है। और विदिशा के समीप बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि खाम बाबा, खाम बाबा या खम्बा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? खाम बाबा या खम्बा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? गरुड़ स्तंभ को जाना जाता है, हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ को। नोट कर लिए? देखिए अभी क्या क्या बताया कि हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ के बारे में। अभी क्या क्या बताया कि हेलियोडोरस कौन थे? ये यूनानी राजदूत थे। हेलियोडोरस कौन थे? यूनानी राजदूत थे। हेलियोडोरस भारत किसके शासनकाल में आए थे? भागभद्र के शासनकाल में आए थे, जो कि शुंग वंश का शासक था। भागभद्र किस वंश के थे? शुंग वंश के थे, है ना। भारत में कहाँ आए थे हेलियोडोरस? विदिशा में आए थे। उन्होंने विदिशा में, विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, है ना। और गरुड़ स्तंभ को वर्तमान में खाम बाबा या खम्बा बाबा के नाम से जानते हैं, है ना। हेलियोडोरस जो हैं उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? भागवत धर्म अपनाया था, है ना। अगला पॉइंट बताते हैं, ये चेक कर लो।